वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 4 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस्पायरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी बनाया जा सके। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कंप्यूटर एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या स्टेट गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। और युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से दोनों फॉर्मेट से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इस पर 2 ग्रुप बना हुआ है, एक कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है और एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का ग्रुप बना हुआ है जो पेड ग्रुप है। इसमें आपको की पॉइंट भी दिया जाता है, की नोट्स दिया जाता है। साथ ही दैनिक जागरण से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, आपको जो भी चीज़ें यहाँ सेंड करनी है, कोई भी क्यूरी है तो दिए गए दोनों ग्रुप में आप उसका लाभ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ बहुत से लिंक शेयर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक शेयर किया जाता है, डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है, पीडीएफ शेयर किया जाता है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। और जल्द एमसीक्यू सीरीज फिर उस पर स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज दिया गया है, आज अपलोड हो गया 6 AM में, तो आप उसका भरपूर लाभ लीजिए। उसमें जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको एनालिसिस बेहतर तरीके से कीजिएगा ताकि आप लोगों का डेवलपमेंट बेहतर हो। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़ पर आते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, लगातार आप लोगों की सब चर्चा में रहती है। क्वाड जैसे ये सब देखिए टॉपिक जो है आपको मेंस में भी काम देगा, इंटरव्यू में भी काम देगा और पीटी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वाड क्या है, क्वाड के संदर्भ में स्थापना का हुआ कोड, क्वाड किस रूप से क्षेत्रीय भूमिकाएं निभा रहा है हिंद प्रशांत महासागर को सशक्त बनाने में, और भी बहुत से प्रश्न इसके उभरते हुए प्रश्न है जिस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, लगातार चर्चा हुई है। जब क्वाड की शिखर वार्ता होगी उस समय हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान यह रखना है, अभी विदेश मंत्रियों का बैठक भारत में चल रहा है, उसी के दरमियान सभी क्वाड देशों के मंत्री भी मिलते हैं, तो यहाँ पर कुछ बातें होती है उसको ध्यान रखना है। क्या क्या बातें की गई देखिए, यहाँ पर बात यह हो रही है ना कि हिंद प्रशांत सहयोग जो विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के संगठन एक दूसरे के चीन और रूस के आक्रामक व्यवहार को अपनाने पर कड़ा संदेश दिया। रूस क्या किए हुए यूक्रेन के मामले में आप लोगों को पता है, जो नीतियां अपना रहा है उसके संदर्भ में कुछ प्रश्नगत किए गए हैं। और साथ ही चीन क्या कर रहा है, जो भी हिंद प्रशांत महासागर थे, हिंद प्रशांत महासागर कहने का मतलब है, देखिए मैप में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको छोटा मैप में कवर कर देता हूँ और यह आपको उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका इधर आता है। तो हिंद प्रशांत महासागर कहने का अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक के भूभाग जो है वो हिंद प्रशांत महासागर के रूप में जाना जाता है। तो इसमें चीन जो देख रहे, चीन यहाँ है ना, तो चीन दक्षिणी चीन सागर से लेकर अपने जो मलक्का जल स्थित संधि है और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अपडेट कर, यहाँ पर यह क्या करा, आक्रामक नीति अपनाता है। जो भी इस क्षेत्र में देश है उस पर आक्रामक नीति अपनाता है, समुद्री सीमा का उल्लंघन करता है, अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं का उल्लंघन करता है, तो उसी के संदर्भ में बातें की जाती है। तो यहाँ पर बात किया गया बिना किसी का नाम लिए है कि परमाणु युद्ध की धमकी स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि रूस ने कुछ दिन पहले ही बोला है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भी बोला था कि नाटो अधिक सशक्त करेगा तो यहाँ पर परमाणु हमले के भी आसार बन सकते हैं। तो ये सब बातें हुई थी, पर देखिए ये सब क्या होता है, रूस को भी पता है कि इसके भयावह स्थिति क्या होगी। अमूमन इन सभी समस्याओं के जद में यही देखने को मिलता है कि आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। एक पक्ष क्या बोलेगा, एक पक्ष यह बोलेगा कि हम इससे इस जो मुद्दे से संबंधित अपना न्यूट्रल व्यू रखे हुए, दूसरा मुद्दा ये बोलेगा, दूसरा पक्ष यह बोलता है कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं। तो संदर्भ यही है कि इसके मूल में यह समझने की जरूरत है कि युद्ध हो रहा है, बाकी चीजें तो अब यह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। यूक्रेन बोलेगा कि अपनी संप्रभुता की रक्षा करे, रूस बोलेगा कि नाटो इसमें जब संलिप्त है जब तक हम इस पर युद्ध करेंगे। अब बात यहाँ यह है कि उससे हम स्थितियां विश्व को क्या दे रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जा रहा है। स्थिति विश्व को प्राप्त हो रहा है, महंगाई प्राप्त हो रहा है, अस्थिर व्यवस्थाएं हो रही हैं, विश्वास जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक भू राजनीतिक विश्वास जो है वो कम हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वाड जो संयुक्त राष्ट्र नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का
पालन करना होगा ताकि सभी देश संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता और भौगोलिक अखंडता की रक्षा हो। ऐसा बात इन चारों देशों के मंत्रियों द्वारा बोला गया है। ध्यान रखिएगा, क्वाड देशों के आपसी सहयोग की प्रतिबद्धता जताई गई है कि आपसी सहयोग हम बनाए रखेंगे। और इसके संदर्भ में कुछ चीजें आप लोग को और भी पहले जानकारी आप लोग को दी गई थी, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम इसका विचार कब और किसने दिया था? क्वाड का शिखर बैठक कब से आयोजित किया जा रहा है? शिखर बैठक कब से आयोजित किया जा रहा है? नेक्स्ट आपको देना है, लास्ट क्वाड की बैठक कब आयोजित की गई, उसके मुद्दे क्या थे? ठीक ना, इतना प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लोकतंत्र में खतरे हैं, भारत के लोकतंत्र खतरे में है। राहुल जी के द्वारा ये बात बोली गई है विदेशी भूमि पर, अर्थात लंदन ये जाते हैं, वहाँ पर एक कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल विजिटिंग फेलो के तौर पर राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, 21वीं सदी में सुनकर सीखना लेक्चर, उस पर एक थीम था, उस पर लेक्चर ये देने गए थे। वहाँ पर कुछ बातें इनके द्वारा की गई है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि कुछ जो खुद को, या देखिए यहाँ बात यह नहीं है कि यह किसी पार्टी विशेष के वक्ता हैं, पार्टी विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और भारत के राजनीतिक गलियारे में एक नाम है। यह इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यह है कि भारत का यह प्रतिनिधित्व, जब भी कोई व्यक्ति विशेष भारत की भूमि से बाहर जाकर भारत के संदर्भ में बातें करता है ना, तो भारत का प्रतिनिधित्व या भारत की छवि को प्रस्तुत करता है। हाल ही में आप देखने को मिला होगा कि पाकिस्तान में जाकर जो जावेद अख्तर जी थे, उनके द्वारा आंख में आंख मिलाकर कुछ बातें की गई थी पाकिस्तानियों के संदर्भ में। तो भले उनको भारत के मुद्दे पर, भारत अपनी भूमि पर हजार सवाल होंगे शासन प्रशासन से, है ना, शासन प्रशासन से लाखों सवाल हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव भी होगा, पर उन्होंने भारत से बाहर की भूमि पर जब भी गया तो भारत के किस रूप को प्रस्तुत किया कि आप है ना भारत से रिश्ते सुधारने करने, तो सबसे पहले आप अपनी नीतियों को ठीक कीजिए। तो भारत के रिश्ते, हमारे पास लाख समस्या है, फिर भी हम अपने सक्षम है राजनीतिक रूप से उसका हल ढूंढने के लिए, लोकतांत्रिक रूप से हम अपना हल ढूंढने के लिए तैयार है। पर भारत का प्रस्तुतिकरण किस रूप में किया? एक सशक्त राष्ट्र के रूप में किया है। पर देखिए कुछ ऐसे काम इनके द्वारा कर दिया जाता है जिससे भारत की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है। जब किसी बड़े पार्टी के नेता के द्वारा, जो लगातार लंबी पार्टी रही है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी है, जो उस पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता के द्वारा भारत की प्रस्तुति अगर विदेशी भूमि पर ऐसे किया जाएगा तो ये बहुत चिंता का विषय है, चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि भारत के नेताओं ने यह कभी तय ही नहीं किया है, या ये एक संवाद क्रिएट किया ही नहीं है कि भारत की नीतियों का विदेशी भूमि पर कैसे प्रस्तुतिकरण करना है। ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। जो भी कोई जाता है, विपक्ष का कोई भी जाता है, जाकर वहाँ अपने संदर्भ में बातें करता है भारत का विरोधी, वो किस हद तक उनकी सरकार की नीतियों को भारत विरोधी नीति बना देते हैं, उनको भी विश्वास नहीं होता। भले यह माना जाता था वर्तमान सरकार की ये नीति कमजोरियां हो सकती है, पर वो इसी बड़बोलेपन में या इस प्रकार के वचनबद्धता में ये चीजें बोल देते हैं, अपनी बातें स्पष्ट कर देते हैं, जो भारत विरोधी सुर के रूप में देखने को मिलता है। अब सोच के देखिएगा, यहाँ पर विदेशी मीडिया होगा, विदेशी लोग होंगे, सभी लोग यहाँ, बहुत से थिंक टैंकर होंगे। जब ये इस नेता के द्वारा यह बातें बोली जा रही है कि लोकतंत्र खतरे में, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो इसका मतलब भारत बहुत से चीजों में कमजोर है। तो कहने का अर्थ यह होगा कि जो भी आकलन अब आएगा ना, आकलन आएगा तो इन्हीं के विचार से आएगा, न कि भारतीय एजेंसियों, भारतीय लोकतांत्रिक जो संदर्भ में कार्य हो रहे हैं ना संगठनों के द्वारा, उसके नजरिए से आएगा। और आप यह रिपोर्ट आप कुछ दिनों के बाद ही देख लीजिएगा, कोई भी रिपोर्ट अगर अब प्रस्तुत होगा, देखिए सारे में भारत का रैंकिंग गिरा होगा। बहुत से रिपोर्ट आता है ना, हंगर रिपोर्ट आता है, इनोवेशन लोकतांत्रिक रिपोर्ट आता है, बहुत सारी रिपोर्ट आप लोग पढ़ते होंगे, इंडेक्स पढ़ते होंगे। तो लगातार आज का डेट नोट कर लीजिए, आज जो कितना तारीख है, आज 4 तारीख है ना,
4 मार्च के बाद जो भी रिपोर्ट आने वाला है आने वाले समय में, ठीक ना, उसका रैंकिंग पिछले बार से घटेगा, देखिएगा, जिसमें लोकतंत्र की चर्चा होगी, ठीक ना, जिस रिपोर्ट में, जिस इंडेक्स में लोकतंत्र की चर्चा होगी। अब यहाँ सवाल है, उतनी बातें तो हो गई, अब सवाल है कि देखिए बातें किन किन मुद्दों पर की गई है कि लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र कथित हमले में 5 प्रमुख पहलू बताए गए हैं, जिसमें क्या है, पहला पहलू बताया गया है मीडिया, न्यायपालिका पर कब्जा और नियंत्रण, जासूसी की धमकी, केंद्रीय कानून परिवर्तन एजेंसियों जो जबरदस्ती, अल्पसंख्यकों, दलीलों, आदिवासियों के हमले और सहमति का दमन की बात की है। अर्थात यह कह रहे हैं मीडिया और न्यायपालिका में खतरा उत्पन्न हुआ है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, ठीक है। जासूसी और धमकी, जासूसी की जा रही है सभी राजनीतिकों की, यह बातें की जा रही है। फिर उसके बाद जितने भी प्रवर्तन निदेशालय जैसे सीबीआई है, ईडी है, सीवीसी है, बहुत से प्रवर्तन निदेशालय है, उसके संदर्भ में बातें की जा रही है। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासियों के हमले, असहमति दमन कर रहे। तो आप ही तय कीजिएगा, पहले मैं इस सभी मुद्दों पर चर्चा किया हूँ कि किस प्रकार से शक्तियाँ किस प्रकार से प्राप्त है और उसका उपयोग किस रूप से किया जा रहा है। यहाँ पर भारत में हमेशा एक राजनीतिक दंश रहा है, या कमजोरी मान के चलिए, आप इसे कमजोरी मान के चलिए कि एक खास पार्टी द्वारा दूसरे खास पार्टी पर कभी भी आरोप लगाए जाते हैं ना, तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्या वो अन्य दल हो। अब यही जब इसके विरुद्ध जाएंगे तो ये भी राजनीतिक दंश के रूप में देखेगा। तो समस्या यह है कि आपको किस रूप से किसी खास विशेष के द्वारा यह बातें की जा रही है, मीडिया बिकाऊ है, तो मीडिया, सभी मीडिया बिकाऊ है, ये तय करना होगा। तो इसका मतलब है कि आप जब आप आरोप प्रत्यारोप कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जब आप ये कॉन्सेप्ट को जब ये अपना रहे हैं, तो इसका मतलब आपके भी समय में कभी मीडिया बिकाऊ रहा होगा। तो इसका मतलब मीडिया के वर्गों को यह चीज, इनसे सवाल जवाब करना चाहिए, पूछना चाहिए। और स्वतंत्र दुनिया में स्वतंत्र कुछ नहीं है, जो बातें इनके द्वारा बोली जा रही है ना, स्वतंत्र दुनिया में कुछ नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के अधीन कॉन्सेप्ट चलता है। अगर नहीं चलेगा तो सिस्टम हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि सभी को मजबूत करने के लिए सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है सबसे पहले। तो इसी क्रम में सत्ता का अभ्यास मैंने आप लोग को पढ़ाया था, सत्ता का अभ्यास। तो अभ्यास के क्रम में कोई अधिक करता है, कोई कम करता है, अंतर बस यही है, पर करता सभी है क्या, नियंत्रण, नियंत्रण सभी करता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की जो नेता है गण है, जहां भी पार्टी उनकी सरकार है, वो इन जो भी बातें की जा रही है उन पर नियंत्रण लगाने की कोशिश नहीं करता हुआ, बिल्कुल करता है, क्योंकि आप सत्ता का अभ्यास कर रहे हैं। और यह अमेरिका अपने देश में नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। या जिस देश में ब्रिटेन की बात हो रही, क्या ब्रिटेन में नहीं की जाती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि किन संदर्भों में हम चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, सवालिया निशान हमेशा रहेंगे। अब बताया जा रहा है कि भारत के लोकतंत्र दबाव और खतरे में, लोकतंत्र के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे जैसे संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका और लामबंदी की सोच विवश किया गया है। तो अब देखिए बात यहाँ क्या की जा रही है, हर भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी ढांचे पर हमले का सामना कर रहा है। तो सोच के देखिए, मुद्दा क्या है, 21वीं सदी में सुनकर सीखने की मुद्दा है, यहाँ पर बात की जा रही है, टॉपिक क्या है और बातें क्या की जा रही है। हम 21वीं सदी में हम कैसे बेहतर सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, और भी चीज़ों को करने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए, बेहतर सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, बेहतर व्यवस्थाओं को क्रिएट करने के लिए हम वॉइस टेलीमीटर को हम कैसे कवर कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसे कवर करने की जरूरत है। और थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग तुरंत इनके संदर्भ में एक पक्षीय नज़रिया नहीं बनाइएगा। यह सवाल इनके द्वारा जायज किए गए हैं, पर ये कहाँ होना चाहिए थे, भारत के भूमि पर किए जाने चाहिए थे, न कि किसी विदेशी भूमि में। इस रुख के खिलाफ बोल रहा हूँ, न कि इनके सवाल पर खड़ा कर रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग इसको ध्यान रखना है, उनके जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जायज नजर आते होंगे इनको, तो वो कहाँ उठाने चाहिए थे, या तो भारतीय भूमि पर उठाना चाहिए था। जब आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विदेशी भूमि पर, तो भारत के उन पहलुओं को आपको बताने चाहिए जिससे क्या हुआ है, सरकार है ना,
सरकार किसी की है, सरकार आती जाती है, पर जनता के कल्याण अस्थायी होते हैं होते हैं ना। तो हमारे जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसके संदर्भ में पॉजिटिव बातें करनी चाहिए थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 14 से लेकर, जब आपको लग रहा है 14 से लेकर 2023 तक सरकार के द्वारा या सरकार की एजेंसियों के द्वारा एक भी काम बेहतर नहीं किया गया होगा। अगर एक भी किया गया, अगर सभी को एक एक पॉइंट को, सभी विभागों के, सभी मंत्रालयों के एक एक पॉइंट को ही आप नोटिफाई करते हैं, तो आपके पास बहुत से पॉइंट मिल जाते हैं, जिसके बाद आपका भाषण जितना देर था आप उसे कवर कर सकते। पर सवाल यह है कि इनके मंशा किस रूप से देखी जा सकती है। अब इसको विरोध प्रतिरोध अब भारत में उठेंगे तो वेट कीजिएगा, लंबा दौर चलेगा। देखिए, केस स्टडी के तौर पर आप इसे भी देख सकते हैं या इससे सीख सकते हैं। अगर निर्णय सही दिशा में हो और उस पर कार्यकरण बेहतर किया जाए, प्रबंधन उसका बेहतर किया जाए, तो उसका आपको उसका परिणाम किस रूप से देखने को मिलता होगा। याद होगा 2019 के बाद लगातार कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हमेशा किसी न किसी आतंकी घटने के पद चिन्ह पर चलता था। वहां पर नारे लगते थे आतंकवादियों के लिए, उनके सपोर्ट में लगते थे ना, किसी से छिपा नहीं। पत्थरबाजी सेनाओं पर होता था, ये होता था, आप लोग लगातार देखते होंगे। पर यहाँ अब देखिए कि ये सारी चीजें आप साइड में रख दीजिए, इस पिक्चर को केवल ध्यान में रखिएगा। इस पिक्चर में अगर मान लीजिए संख्या 100 भी है, मान के चलिए 100 भी हम मान के चलते हैं, हालांकि संख्या ज्यादा थी, पर 100 भी मान के चलते हैं, क्या ऐसे अवसर आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था 2019 के पहले, जिसमें किसी शहीद की मृत्यु के बाद बच्चे से लेकर बुजुर्ग ने अमर जवान शहीद क्या है, देखिए क्या बोला गया है, बलिदान जो उनका पवन कुमार अमर रहे का नारा, अर्थात कि सेना के एक जवान के द्वारा बलिदान दे दिया गया, उन बलिदान को कृतज्ञता जाहिर किया गया है। सॉरी, तबीयत अभी भी खराब है मेरी, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को कवर करेंगे, ध्यान रखना है। तो क्या मैं बोल यह रहा था कि कृतज्ञता जाहिर नहीं किया जाता था, जो एक क्या है, सकारात्मक लोकतंत्र को बल देने का कार्य करेगा। ये लोकतंत्र केवल है ना संसद या विधानसभा के भवन से निर्मित नहीं होता है, उसमें शामिल प्रतिनिधियों से नहीं होता है, व्यवस्थाओं को चलाने वाले एजेंसियों को नहीं होता है। लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण उसमें शामिल होने वाले लोगों के कार्य और व्यवहार से होता है। ध्यान रखिएगा, जो लाइन में आप लोगों को बोल रहा कॉन्सेप्ट उसे याद रखिएगा। लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण कब हम मानेंगे, जब इसमें शामिल जो लोग होंगे ना, उनके कार्य और व्यवहार में क्या आएगा अंतर, इस प्रकार के पॉजिटिव अंतर जब आएंगे। जब कोई क्षेत्र विशेष जब यह क्षेत्र विशेष हमेशा क्या रहता था, विवादित रहता था, वो अब क्या कर रहा, हमारे सिस्टम में आकर सपोर्टिव मेथड के रूप में उपयोग कार्य कर रहा है। तो इससे क्या होगा, लोकतांत्रिक मान्यताएं जो भी हो, लोकतांत्रिक मान्यताएं बहुत से होते हैं, हम एक मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते। आप अपने आसपास जो भी देखते हैं जिसमें आपको जवाबदेह बनाता है और सिस्टम से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है, वो लोकतंत्र का अंग माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको अगर इंटरव्यू में पूछे या इस प्रकार से कभी कहीं देना हो सरकार की बेहतर कार्यों के संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कार्य सरकार के किस रूप से किसी विवादित समावधि में कुछ चीज़ें समाप्त की जाती है, 370-35A, उसके कितने सकारात्मक पहल आता है। लगातार 19 के बाद आपको देखने को मिलता होगा हर क्षेत्र में जम्मू एंड कश्मीर के जो युवा हैं योगदान दे रहे हैं, है ना। वो खेल हो, अभी देखिए हाल ही में एक साइकिलिंग चलाया गया ना, रेन साइकिलिंग शुरू किया गया। तो क्या होगा, ये सब मीडिया लाइमलाइट में अगर और एक समान धारा के रूप में जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। या हाल ही में आपको वहाँ भंडारण मिला है, भंडारण क्षेत्र मिला है। तो ये सब क्या है कि कश्मीर के बदलते कश्मीर का पहचान है, जहाँ पर आने वाले समय में लोकतांत्रिक मान्यताएं और भी प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी, और जो भी युवा जो भटके हुए थे, जो विचारधाराएं भटकी हुई थी, वो भारतीयों के संदर्भ में, भारत भूमि के संदर्भ में उतना ही बल के साथ आगे बढ़ेगा।
इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट याद रखना, केस स्टडी एक याद रखना है, भाजपा विधायक के बेटे में घर पर 8 करोड़ की नकदी मिले, जिस पर छापा पड़ा, उनको हिरासत में लिया गया, तो इसे केस स्टडी के तौर पर ले सकते हैं। अब बताइए, जो कांग्रेस या अन्य पार्टियां लगाती है, आम आदमी पार्टी भी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है ना कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जो असंवैधानिक दृष्टि से लगता है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सभी पार्टियों द्वारा लगाया जाता है। अब थोड़ा उन पार्टियों के द्वारा उनसे पूछा जाए। अब स्वयं जो भारत सरकार का जो पार्टी है, जो भारत सरकार नियंत्रित कर रही है, अभी चुनी हुई सरकार है भाजपा सरकार, या कौन कर्नाटक में भाजपा सरकार है, तो वहां के नेता थोड़ा सा देख के चलिएगा। अब वहां पर ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे? तो एजेंसियां है ना, एजेंसियां केवल सबूत पर काम करती है। आप जब सबूत मिला है, 8 करोड़ मिला है, तो भाई साहब नापे जाएंगे अच्छे तरीके से। अब यह देखना एजेंसी इसमें कैसे कार्य करती है, वो अलग मैटर, उस पर अलग समस्याएं हैं कि एजेंसी अब किस ओर झुकती है, राजनीतिक दबाव में आती है या प्रशासनिक रूप से अपने आप को सशक्त करती है। ये केस स्टडी होगा आपसे। यह केस स्टडी कैसे होगा कि जब कोई सत्ता पक्ष के खास वर्ग, सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का गिरफ्तारी हमारी एजेंसियों के द्वारा की जाती है, उसमें एजेंसी कैसे अपना व्यवहार व्यवहार दृष्टिगत करती है या व्यवहार को स्पष्ट करती है, कैसे वो कार्य करेगी, किन दबाव उस पर पड़ सकते, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न किए जा सकते हैं। और सारे पर आप लोग को, जब तक इसका आप लोग लास्ट फॉर्मेट नहीं देख लीजिएगा, जब तक इसका रिजल्ट नहीं होगा, इस व्यक्ति विशेष को कैसे ट्रीट करता है जो भी भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र है उसके द्वारा, तो हम तब तक इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका वेट एंड वॉच करना है लास्ट रिजल्ट तक, ठीक है ना। अब यह कर्नाटक लोकायुक्त के संदर्भ में 14 नकदी बरामद की गई थी। प्रशांत को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो लोकायुक्त के संदर्भ में बातें पहले भी की जा चुकी है, लोकपाल और लोकायुक्त के संदर्भ में। तो क्वेश्चन आपको देना है, भारत में सबसे पहला लोकायुक्त कहाँ गठन किया गया था, किस राज्य में गठन किया गया था, लोकायुक्त से संबंधित नवीनतम प्रावधान क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के लोकायुक्त का नाम क्या है। आप लोग फटाफट सारे आंसर दीजिएगा, और आंसर नहीं जो देते हैं ना, तो आप लोग सोचिएगा क्या करना आपको, नहीं करना। इतना प्रश्न पूछा जाता है, फिर भी आप लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। देखिए, एक टॉपिक है, कैप्टन मोदी के साथ करनी पड़ती लंबी नेट प्रैक्टिस जयशंकर। इससे संबंधित मैंने आपको एक लिंक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया हूँ। आपको ओबीएस के संदर्भ में ऑब्जर्वर जो है उसका एक लिंक शेयर किया हूँ, उस लिंक में आप लोग देखिएगा। रायसीना जो डायलॉग है उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका किनका किनका है, कौन कौन से लोग आके इस मंच से कुछ बातें बोलेंगे। कुछ लोगों का नाम याद रखना है आपको, उसमें लिस्ट में आप ओपन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से एक्टिव होकर उस लिंक को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रायसीना हिल पर। बाकी बातें तो की गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसके एक सेकेंड, हाँ चलिए। रायसीना डॉलर क्या होता है? यह होता है भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर भारत के प्रमुख सम्मेलन है। सबसे पहले याद यह रखना है, वैश्विक समुदाय के सामने चुनौतीपूर्ण मुद्दे, जो भी चुनौतीपूर्ण मुद्दे होंगे उस पर बात की जाएगी, उस पर विचार की जाएगी, ठीक है। उसके बाद याद रखना है, इससे संबंधित विश्व की स्थिति पर चर्चा होती है, समकालीन मुद्दों पर चर्चा होती है, विस्तृत श्रृंखला सहयोग के अवसरों से पता लगाने। प्रत्येक वर्ष राजनीतिक, व्यापारिक, मीडिया और नागरिक समाज नेता नई दिल्ली में एकत्रित होते हैं। इस दौरान क्या होती है, वार्ताएं होती है, संवाद होता है, जिसके बाद एक नॉर्मल आपको डायलॉग आएगा, रायसीना डायलॉग, जो अंत में, सबसे अंत में आएगा, जो भी इसका निचोड़ होगा। जैसे इकोनॉमिक फोरम आप लोग पढ़ते हैं ना, सुनते होंगे, सभी विश्व के सभी नेता जाके वहाँ बातें करते हैं, विचार रखते हैं, उसके बाद एक इकोनॉमिक डायलॉग आता है इकोनॉमिक फोरम का, वैसे ही यहाँ पे भी आएगा। तो थोड़ा सा याद रखना है किन किन मुद्दों पर बात होती है। संवाद एक बहुहितकारी होता है, क्रॉस सेक्टोरल चर्चा होती है, संरक्षित किया जाता है, प्रमुख राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री, स्थानीय सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं, निजी क्षेत्र के भी लोग शामिल होते हैं, मीडिया भी, शिक्षा जगत भी विचारकों के द्वारा शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी लोगों का क्या वैचारिक रूप से क्या सही है और क्या गलत, इस पर चर्चा की जाती है। इसका मूल मकसद क्या होता है, लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं उसको है ना बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते, उस पर चर्चा करना। बेहतर शासन के लिए, बेहतर शासन के लिए, प्रशासन के लिए
और अभिशासन के लिए। 3 शब्द यूज किया जाता है, तीनों पर पहले मैंने चर्चा किया हो, तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से देखना है। रायसीना डायलॉग सम्मेलन मेजबानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा विदेश मंत्रालय भारत सरकार के साझेदारी के रूप में की जाती है। तो इसी का लिंक मैंने आप लोगों को शेयर किया है ग्रुप में, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर 2023 रायसीना डायलॉग के संदर्भ में जो लोग शामिल होंगे एक बार नज़र डाल लीजिएगा। कभी प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ दिया तो आप उसमें गलती नहीं करके आइएगा, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है G20 थिंक टैंक 5 मार्च 2023 के लिए G20 ग्लोबल थिंक टैंक टाउन हॉल थिंक G20 इंडिया पहल G20 ग्लोबल रिसर्च फोरम पेश करेगा G20 ग्लोबल थिंक टैंक के संदर्भ में, तो 5 मार्च को कल। तो इसी तरह लिस्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेना। सभी लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा अपने देश के बारे में कुछ बेहतर किया जाता है वैचारिक रूप से, उसकी चर्चा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। भारत और अमेरिका रूस के बीच खींची तलवार, दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों देश। अमेरिका भी यह बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि रूस अगर अनियंत्रित हो रहा है उस पर कुछ ऐसा कड़ा प्रावधान लगाना चाहिए कि आने वाले समय में क्या करे, सभी देशों को इस प्रकार से क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, उसको रोका जाए या सबक सिखाया जाए। अब रूस क्या बोल रहा है, रूस के विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, आप इराक, अफगानिस्तान और कहाँ गए जी, एक सेकंड, लीबिया, देखिए नाम दिया हुआ है, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान के मुद्दे पर आप क्या कर रहे थे। G20 सम्मेलन में इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई थी, और दोनों अपने अपने जगह सही है। अब आप क्या कहिएगा, तो आप यह कहिएगा कि विदेशी जो नीति है, आपको जयशंकर ने एक कीवर्ड दिया, हमेशा क्या दिया है याद है, जिस जयशंकर जी ने कुछ बातें यूरोपियन मीडिया के सामने बोला था, यूरोप का मुद्दा पूरे विश्व का मुद्दा होना चाहिए, पर विश्व का मुद्दा यूरोप का मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो यह अमेरिका के लिए भी यह फिट फाट बैठता है पूरा 100% कि अमेरिका का मुद्दा है ना पूरे विश्व के लिए होना चाहिए, पर विश्व का मुद्दा अमेरिका के लिए नहीं होना चाहिए। अब जब आप केवल अफगानिस्तान पर इसलिए हमला कर देते हैं कि आपके यहाँ आतंकी हमला हुआ था, और उस देश को पूरी तरह आप कितने सालों तक उस पर कार्रवाई करते हैं, 10 से 15 सालों तक। इसी तरह लीबिया इराक का मामला था, तो आपने अपने हितों के संरक्षा के लिए आपकी भूमि से जो लगा हुआ नहीं प्रदेश उस पर भी जाकर हमला करते हैं। तो आप किस हक से यह बोलते हैं कि जिस भूमि क्षेत्र में सीमा साझा हो रहा है उस पर आरोप प्रत्यारोप हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप उस पर युद्ध हो रहा है तो उस पर बोलेंगे। जब भी बोलिएगा आपसे यही सवाल पूछा जाएगा। अब मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले भी इस पर चर्चा किया था कि अमेरिकी नीतियां क्यों कमजोर हो जाती है, क्यों यह नाटो के साथ यह चला जाता है और चीजें वहां से प्रूव करना चाहता है, क्योंकि इस पर सवालिया निशान ऐसे ही आएंगे। वियतनाम का मामला हो या अफगानिस्तान का मामला हो, इराक का, लीबिया का, यहाँ पर एक पक्षीय अमेरिकी नीतियों को थोपा गया था विश्व समुदाय पर। तो यह हमेशा प्रश्न चिन्ह आपको ही कटघरे में खड़ा कर देगा। और यहाँ पर रूस के द्वारा, अगर अमेरिका के द्वारा यह तय किया जा रहा है, तो यह कैसे तय किया जाएगा और कौन तय करेगा कि उसको दंड कैसे मिलना चाहिए या किसी राष्ट्र को दंड। अब मान लीजिए आप ही के हितों के संदर्भ में कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा खुदा न खास्ता करे कि आप पर ऐसा हो जाए, आप कभी आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, किसी पर युद्ध करेंगे, तो आप पर कौन तय करेगा ये जवाबदेही, क्या? तो जवाबदेही तय करने के लिए यूएन की बात आप करिएगा। तो क्या यूएन सक्षम है ऐसे जवाबदेही तय करने के लिए? उसको इतना सशक्त आपने बनाया है विश्व के सारे नेताओं के द्वारा, तो यही संस्था बच जाती है, यूएन ही बच जाती है, जिसके आधार पर अमेरिका पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रूस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, चीन पर भी लगाया जा सकता है, भारत पर भी लगाया जा सकता है, या विश्व के अन्य देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या यह सक्षम है इतना यूएन? नहीं है। तो फिर यह कौन लगाए? इसका मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि आप शक्तिशाली राष्ट्र के संदर्भ में विदेश को, है ना, विदेश की जितनी नीतियों को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अर्थात सेंक्शन लगाएगा, कौन लगाएगा? कोई एक संस्था को जवाबदेह बनाइएगा जहां पर सभी देशों की भागीदारी हो, और वो संस्था उतनी सशक्त है, अगर होती तो आप अफगानिस्तान में गए थे तो ये आपको क्या करता, रोक सकता था? तो नहीं, जैसे ही आपने इस पर वोटिंग करवाया, सभी लोग एक तरफी बोल दिए हाँ। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा यूएन में कंट्रीब्यूशन करते हैं उनकी संस्थाओं में। तो ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है, इसको ढूंढने का कोशिश करिए। मेरे अनुसार
जो चीजें तो आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही। अब मैं बार बार यह बात बोलता हूं कि यूएनओ को एक न्यूट्रल संस्था बना के रखने की जरूरत है। इसको अपना एसेट क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे यह क्या आर्थिक रूप से सशक्त हो, और आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो सामूहिक जवाबदेही तय करने के लिए जवाबदेह बनेगा। और अमेरिका हो, रूस हो या भारत हो या कोई अन्य देश, चीन हो या कोई अन्य देश ले ली, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने की इसकी शक्ति हो। मान लीजिए बैंक है, विश्व का बैंक है, तो आपको क्या करेगा, लोन देना बंद कर देगा, तो कोई भी देश क्या करेगा इसकी बातों को मानने के। तो अब ये, और इसके लोगों का चयन क्या होना चाहिए, न्यूट्रल वोटिंग के आधार पर होना चाहिए। अब ध्यान यह रखना है कि चीजें आपको अगर इस स्तर पर जाकर बदलने का प्रयास करिएगा तो समस्या कुछ आपके कंट्रोल में होंगी, विश्व के कंट्रोल में होगी। आपके कहने का मतलब विश्व के कंट्रोल में होगी, नहीं तो यह द्विध्रुवीय राष्ट्र बनेगा और दोनों क्या करेंगे, शक्ति का प्रदर्शन। उसी में चीन भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। अब राष्ट्र क्या होगा, और उसके पीछे राष्ट्र जो विश्व के सभी राष्ट्र है पीछे पीछे अपने अपने समर्थक दलों के साथ। अब सोच के देखिएगा ना कि नाटो कहाँ कहाँ पहुंच गया है। जब रूस के वक्ता के द्वारा यह बातें बोल रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध तब समाप्त हो जाएगा जब नाटो इसमें सहयोग करना बंद कर देगा, तो क्या नाटो इस बात को मानने के लिए तैयार है, बैक आने को तैयार है? हमेशा दौरा किया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं, और यूक्रेन अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, वो तो समझा जा सकता है। पर नाटो इसमें क्यों घुसा हुआ है, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे बल मिलेगा, इससे क्या होगा, और रूस इसी बात से लेता है। अगर एक बार मौका तो दे के देखिए, रूस अगर बात बात ये बातें बोल रहा है, एक कुछ दिन के लिए मौका दीजिए, वापस लाइए उसको, कोई भी एसेट नहीं दीजिए। अगर नहीं बंद करेगा शर्त के अनुसार, तब फिर जाके नाटो उसमें सहयोग कर सकता है। जब यह रूस अगर बोल रहा है कि नाटो पीछे हट जाओ, नाटो अगर युद्ध नहीं करेगा यूक्रेन के साथ मिलकर, तो हम युद्ध नहीं करेंगे उसके साथ, तो चीजें अवसर देने को तैयार ही नहीं है, पर उन्हें जबरदस्ती क्या चीजें मनवाना है कि नहीं आप इसे बंद करो। तो भाई कोई भी शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं रोकेगा, वो भारत हो या कोई देश भी है। अब चीजों को समझने की जरूरत है यहाँ पर। अब देखिए एक पीटी फैक्ट याद रखिएगा, अधिकारी रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की डीजी बनी है, नियुक्त की गई है। तो क्यों यह प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, देखिए फोन टेप मामले में आरोपी रह चुकी है रश्मि शुक्ला, तो इसलिए प्रश्न विवादित चीजों से प्रश्न पूछा जाता, तो थोड़ा सा एक्टिव रह के काम करना है। अब फंसे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, इसकी बात की जा रही है। 27,000 किलोमीटर बढ़ जाएगी हाईवे नेटवर्क, जो हाईवे है नेशनल हाईवे, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए बहुत सरकारी तंत्र में यह सबसे बड़ी समस्या है, समय के साथ है ना किसी प्रोजेक्ट का पूरा हो जाना। और उसके लिए बहुत से कारक होते हैं, लपित होने के लिए एक दो कारक नहीं होता है, यह प्रशासनिक होता है, राजनीतिक भी कारक होता है, अन्य दबाव समूह का भी खतरा होता है, पर्यावरणीय समस्या रहता है, और भी हितकारी की इससे समस्याएं जुड़ी रहती, तब जाके प्रोजेक्ट पूरा होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, सरकार लगातार इसमें कार्य कर रही है। कुछ प्रोडक्ट है जिससे आपको 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम फंसी हुई है, सहयोग मिलेगा। अब देखिए कुछ ऐसी चिंता है जो परिवहन पर्यटन संस्कृति संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने संसद में पेश की है। तो अस्थायी समिति के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था क्लास में, तो याद रखना है अस्थायी समिति के संदर्भ में। अब यहाँ बात की जा रही है इस प्रोजेक्ट में क्या 878 परिचालकों को निर्धारित किया जाएगा, और बाकी चीज़ें डाटा है, आप लोग इसे कवर कर लीजिए। बस यहाँ ध्यान ये रखना है, जो भी लेट लपित के परियोजनाएं होती हैं उससे क्या होता है, जो भी व्यवस्था है ना उसमें कुछ खामियां नजर आने लगती है, उसका बजट आकार बढ़ने लगेगा, और भी समस्या समय पर पूरा नहीं होगा। तो क्रेडिट समस्या जो है, आपको क्रेडिट समस्या, कोई भी संगठन, मान लीजिए ये नाम का कोई संगठन कंपनी किसी प्रोजेक्ट को लिए वो पूरा नहीं करती, उसका मार्केटिंग वैल्यू कम होता है, उसमें शेयर मार्केटिंग का भी स्थिति डैमेज होता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात करेंगे, पंजाब में राज्यपाल मेरी सरकार के बजाय सरकार कहा तो मुख्यमंत्री ने जताई आपत्ति। देखिए आपको हाल ही में मैंने कवर किया था, 2001 में एक समझौता बनाया गया था जिसमें ये बातें की गई थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उस पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, की गई थी ना।
संसद और विधानसभा में। तो आपको 2001 का वो समझौता याद रखना चाहिए, जिसमें आपको मैंने कुछ दिन पहले ही चर्चा किया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित जो भी होगा उस पर हंगामा नहीं होगा, संसद में या विधानसभा में। ऐसी बातें की गई थी, आपको हाल ही में न्यूज एनालिसिस किया भी था। तो देखिए कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, वो सभी पार्टियों के द्वारा तार तार किया जाता है। अब हम हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि मेरी सरकार और सरकार की बातें हो रही है, इसमें सभी को जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। अब लास्ट में जो विपक्षी पार्टी था वो वॉकआउट कर जाता है। देखिए बजट अभिभाषण के दौरान क्या राज्यपाल जैसे ही मेरी सरकार कह कर पढ़ना शुरू किया गया, नेता प्रतिपक्ष जो पंजाब के हैं प्रताप सिंह बाजवा यह कहते हुए आपत्ति जताई कि जब मुख्यमंत्री आपको राज्यपाल ही नहीं मानते तो आप मेरी सरकार क्यों कह रहे हैं। इस पर राज्यपाल ने कहा कि ठीक है, यह मेरी सरकार के बजाय सरकार ही पढ़ेंगे, और उन्होंने ऐसा किया। तो मुख्यमंत्री भगवत मान क्या कहते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपने सत्र बुलाया है, आपको मेरी सरकार कहना चाहिए। पहली बार राज्यपाल नहीं बना हूं, इस पर राज्यपाल टिप्पणी आता है। राज्यपाल क्या बोलते हैं कि मैं पहली बार राज्यपाल नहीं बना हूं, असम, तमिलनाडु, मेघालय का भी मैं राज्यपाल रह चुका हूं, तो मेरी सरकार और सरकार दोनों कह सकते हैं, लेकिन मान और उनके सहयोगियों को कहा कि आप मेरी सरकार कहें क्योंकि यह कैबिनेट का फैसला है। तो कुछ चीजें याद रखिएगा, कैबिनेट को फैसले को दरकिनार नहीं कर सकता राज्यपाल, तो यह पुनः क्या कहते हैं, मेरी सरकार कहते हैं। अब यहाँ बात देखिएगा, वाद विवाद होता है, और विलियम शेक्सपियर की एक कहानी इनके द्वारा सीजर की उदाहरण देते हुए राज्यपाल यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ईमानदारी कहने कहने में ही नहीं हो, यह दिखनी भी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है ईमानदारी व्यक्ति विशेष से जुड़ा होना चाहिए, उसके आचरण से जुड़ा होना चाहिए, आचरण में वैसा दिखना चाहिए। तो सिंगापुर प्रिंसिपलों के प्रशिक्षण को भेजने के सरकार की उपलब्धि बताया, तो इस पर विपक्ष क्या करता है, हंगामा बता देता है, हंगामा बताता है, हंगामा करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद अभिभाषण में विरोध प्रतिरोध होता है, लास्ट में क्या आता है देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि वॉकआउट कर जाते हैं। तो इसमें पहली बार दिखा कि राज्यपाल विपक्ष को समझाते हुए यह बातें बोल रहे हैं कि अभिभाषण पर बहस होनी है, आप जितनी मर्जी हो उस पर बहस बोल सकते हैं। तो जो 2001 का जो समझौता है, क्या राज्य के विधानसभाओं के लिए लागू नहीं होता है? क्या राज्यसभा के जो विधानसभा के जो मेंबर हैं उन पर लागू नहीं होता है? क्या पंजाब सरकार में जो पंजाब सरकार के मंत्री हों या तो विपक्ष के जो नेता सदन में बैठे उनको इनके बारे में नहीं पता था? सभी को पता है, फिर भी आपको उनकी मर्यादित जो सीमा है उससे बाहर आकर आचरण करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि कथनी और करनी में कई अंतर होता है, किताबी ज्ञान से बेहतर धरातलीय ज्ञान होता है। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पर मैं उस दिन भी आप लोगों को बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, भारत में कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है। संस्थाएं जो नियम बनाती है उसका पालन करने में वो कहीं ना कहीं हिचकिचाती है, तो ये समस्या को उत्पन्न कर देती है। तो थोड़ा सा आप लोग इसे उस नज़रिए से भी देखिएगा, बाकी चीज़ें आपको पहले समझ में आएगी। अब विधानसभा बनी अदालत, विधायक की पिटाई के मामले 5 पुलिसकर्मियों की सुनवाई पर क्या किया, सजा दिया गया। आप लोगों को जब विधानसभा, आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ाया जा रहा था, संसद पढ़ाया जाता, उसमें आपको चर्चा किया गया था ना कि संसद अपने सदन के लिए, सदन में एक न्यायाधीश के तौर पर भी रहता है। अगर कोई विवाद ऐसा आता है तो वो निर्णय देते, न्यायिक निर्णय भी लेता है, जिसमें वो सजा का प्रावधान भी करता है। मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, वैसे ही विधानसभा में भी होता है। और मैं अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा विधानसभा से ही होगा, तो वहाँ भी ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, उसे शक्ति प्राप्त होता है विधानसभा अध्यक्ष को और लोकसभा अध्यक्ष को कि उसके सत्र के दौरान अगर उसकी सीमा संसद के सीमा में या विधानसभा के सीमा में अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं होती है तो वो क्या करेगा, उसे जो भी करेगा उसको हाजिर करवा सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है, और उस अगर वाजिब लगेगा, अगर घटना अगर लगेगा कि नहीं किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है तो सजा का भी प्रावधान कर सकता है। यही मामला था 2004 का मामला था जिसमें ये चीज़ें घटी थी। तो उसके बाद तलब करते और क्या करते, शुक्रवार रात 12 बजे तक कारावास की सजा सुनाते हैं जब तक दिन न बदल जाए। तो हालांकि आपको लगेगा छोटा है, पर इससे यह भी जाता है कि वैधानिक संस्थाएं किस रूप से काम करती है। देखिए 14वीं विधानसभा का यह मामला था जो आके
आज 2023 में मामला सुलझता है। तो चीज़ें समझने वाली बात यह है ना कि आप तंत्र के ऊपर लोक है, यह जरूरी है कि पता होना चाहिए लोगों को। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विधायिका का सम्मान बना रहना चाहिए, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में तंत्र के ऊपर लोक है, अर्थात लोग है। तो लोगों के जन इच्छाओं के संदर्भ में अगर कुछ आप समझते हैं कि उसका जो भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो यही बातें की गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा न्यूज को कवर, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, केस स्टडी के तौर पर इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। अंडरलाइन कर दिया हूँ, आज इतना ही रहने देते हैं हम, नहीं तो चीजें थोड़ा सा आपको न्यूज एनालिसिस कर दिया। देखिए केस स्टडी इसे भी देखिएगा, भ्रष्टाचार के तौर पर पूजा सिंघल का मामला। बस क्या करना आप लोग को, की नोट्स बनाते चलना, किस मामले में क्या आप लोग को। देखिए भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार से संबंधित जितने केस स्टडी हो आपके पास उतना ठीक होता है। लास्ट में देखिए संपत्ति के बेहिसाब लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरफ फैलाया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें की गई हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा एक अंडरलाइन चीज़ है, अंडर प्रोसेस चीज़ों को देखिएगा। आपको इसको भ्रष्टाचार के मामले में थोड़ा सा रखना है मैटर को, ताकि आपको भरपूर मैटर हो तो एग्जाम हॉल में बेहतर तरीके से लिख सके। धर्म का जहाज हिलता डुलता पर डूबता नहीं, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बातें की गई है। यह बातें कहाँ की गई, बस ध्यान यह रखना है। देखिए 7वें बौद्ध धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इंदौर में, भोपाल में आपको किया गया है अंतर्राष्ट्रीय धर्म 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में। तो याद रखिएगा, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के रायसेना ने किया है। ये सब के संदर्भ में पीटी फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। और कुछ बातें की गई हैं बुद्ध और धर्म के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों के, और उनके उपयोग कहाँ हुए, भारतीय लोकतांत्रिक संदर्भों का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया उसकी चर्चा की गई है। तो क्या करना आप लोग को, अंडरलाइन चीज़ें की गई है उसको एक बार देख लेना है। इसमें कौन कौन से देश के लोग शामिल हुए थे इस पर एक बार देख लीजिएगा। और इस नए युग पर मानवता का सिद्धांत पर केंद्रित 115 शोध पत्र पढ़े जाएंगे इस बैठक में। तो ध्यान रखना है। तो प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के तौर पर बहुत सी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है ना। लंबी धैर्य परीक्षा में बदलता यूक्रेन युद्ध, मैं आप लोगों को लगातार यूक्रेन युद्ध पर चीजें कवर किया हूँ। जो भी एक्टुअल आ रहा है वो आपको मॉडिफाई होकर ही आ रहा है, पर मूल थीम में यही रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो की भूमिका क्या है, अमेरिका की भूमिका क्या है, और विश्व समुदाय की भूमिका क्या है, यही आपको मूल मोटो में आएगा। तो ध्यान यह रखना है कि आपको यही डायलॉग याद रखना है। क्या, रूस यहाँ याद रखना है, रूस को यहाँ पर रखना है, यूक्रेन को, युद्ध का क्षेत्र यह है। इसमें क्या आएगा आपको, नाटो आएगा, नाटो विकल्प के तौर पर आएगा, उसका यूएनओ आएगा, विश्व समुदाय आएगा। तो क्या करना, तीनों को याद रखना है, ठीक ना। इसी के बीच रूस यूक्रेन का मामला फंस रहा है। तो इसी में अलग अलग तरीके से क्या आएंगे, लोगों का विचार आएगा, उसको बस पढ़ते जाना, अपडेट करते जाना है। आज फिलहाल मुझे आज माफ़ कीजिएगा, चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। मानवाधिकार का उल्लंघन है बाल विवाह, इसके संदर्भ में बहुत से डाटा दिया गया। इस डाटा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पर मैं कभी चर्चा कर दूंगा, क्योंकि बाल विवाह एक बहुत विषाक्त तौर पर देखा जाता है। लोग येन केन प्राचीन तकनीक अपनाते हैं। असम में जैसा आप लोगों को लाया गया नियम, वैसा ही आपको तिरजाली देकर बाल कानून सख्त बनाना होगा। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, उसकी धार्मिक मान्यताओं का जो वैचारिक मत है उसको तोड़ने की जरूरत है। बाल विवाह अगर 21 वर्ष से पहले, जो भी उम्र सीमा बढ़ाने की बात की जा रही है, अगर उससे पहले होता है, अनेक ऐसे शोध आए हैं जहाँ पर समय से पहले गर्भधारण महिला के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, पारिवारिक जीवन के लिए खतरनाक होता है, और एक कहीं न कहीं व्यवस्थाओं को खराब करता है। तो इसके संदर्भ में चीज़ें बताई गई हैं। तो उसके संदर्भ में क्या क्या अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ रिपोर्ट का बात की गई, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड मैरिज विद सुसाइडल थॉट एंड अटेम्प्ट अमंग गर्ल्स इन इथियोपिया रिपोर्ट तथ्य प्रस्तुत किया है। बहुत से रिपोर्ट की चर्चा है, तो थोड़ा सा एक बार क्या करना, आप लोग को देख लेना है रिपोर्ट के संदर्भ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नीचे आ जाइएगा। इसके बारे में 12 वर्ष उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र का PIM जो PMI इंडेक्स होता है वो बढ़ा है, जो 59.4 के स्तर पर चला गया था। परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स जो होता है सेवा क्षेत्र के लिए
सर्विस जो सेक्टर पर सर्विस परचेजिंग जो मैनेजिंग इंडेक्स है लगातार बढ़ रहा है और यह 12 साल में सबसे अधिक है। तो ये आंकड़े थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं काम देगा आप लोग को। फिर आंध्र प्रदेश में सौर बिजली संयंत्र लगाएगी रिलायंस लगभग 10,000 मेगावाट का, और अक्षय ऊर्जा का लगाएगा अदानी समूह आंध्र प्रदेश में लगभग 15,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा संयंत्र, और एक 400 मेगावाट का डाटा सेंटर विशाखापट्टनम में स्थापित करेगा। तो ये पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आप देखिए, भारत का सहयोग लेकर रूस यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने की कोशिश करेगा, ये अमेरिकी जो प्रवक्ता उनके द्वारा बोला गया, और बहुत हद तक ये सही भी है। देखिए, रूस और अगर यूक्रेन का युद्ध समाप्त करना है तो भारत की भूमिका अहम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूस जो भारत के संबंध बेहतर रहते हैं, आप लोगों को पता है। कितने विवाद क्यों ना हो, रूस और भारत के संबंध कहीं ना कहीं उस स्तर पर है जहाँ पर दोनों एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हैं। नाटो अगर भारत यह समझाने में कामयाब रह गया इस मामले में कि नाटो को कुछ वक्त के लिए उस जो युद्ध क्षेत्र उससे बाहर आ जाइए। अब रूस इस संदर्भ में समझने की कोशिश कर दिया कि यह कहीं ना कहीं वैश्विक समुदाय के लिए खतरा है। अगर ये भारत दोनों देशों को समझा दिया तो कहीं ना कहीं यथास्थिति बन जाएगी और चीज़ें समाप्त हो जाएगी। तो देखिए भारत इसमें कैसे भूमिका अदा करता है। अगर यह हो जाता है तो विश्वास मानिए भारत का कद और भी विश्व में बढ़ जाएगा। और यूएन में जो मांगे की जा रही है भारत के लिए ना, तो वो बातें की जाएंगे। तो चलिए और भी चीजें हैं। नेक्स्ट एक देखिएगा, एक नीचे न्यूज है। ऑस्कर समारोह में अवार्ड देगी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में इनका नाम आया था, यहाँ भी आया, तो इनसे प्रश्न पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें कराई जा रही है आप लोगों को लाभ मिल रहा होगा। तो चलिए फिर कल हम लोग एक नए न्यूज एनालिसिस तक मिलेंगे। अगर तबीयत ठीक रही तो जैसा होगा देखा जाएगा कल। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।